और आज हम जो है यानी कि एसएससी सीपीओ 2023 4 अक्टूबर को जो पेपर हुआ 2023 में शिफ्ट थर्ड में, उसका जो जीके का पेपर है उसी को हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी को आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलो हम देखते हैं पहला सवाल इस पे क्या था। तो जो पहला सवाल है उसको हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, कि आरक्षण जो दिया जा रहा है वो समानता का उल्लंघन नहीं है। वो कौन सा जो है यानी कि अनुच्छेद स्पष्ट करता है। इनमें से अनुच्छेद 21, आर्टिकल 14(1) और हम कहेंगे अनुच्छेद 15(2) यानी कि आर्टिकल 15(2) या अनुच्छेद 16(4) या आर्टिकल 16(4), इनमें से कौन सा जो है यानी कि हमें ये समानता का अधिकार का उल्लंघन यानी कि जो है यानी कि आरक्षण देना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि आर्टिकल 16 का जो है यानी कि हम कहेंगे 4, आर्टिकल 16 यानी कि 4, अनुच्छेद 16(4) जो है यानी कि हम कहेंगे कि इसका राइट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखना, ये हम कहेंगे कि समानता का जो अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार जो यानी कि हमारे जो संविधान में है, समानता का अधिकार वो है यानी कि 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद है, 14 से यानी कि 18 तक अनुच्छेद, 14 से 18 अनुच्छेद वो समानता के अधिकार का अनुच्छेद है। इसके बाद में हम स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे जो संविधान में, स्वतंत्रता का अधिकार वो है यानी कि 19 से लेकर 22 तक। तो 19 से 22 तक जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता के अधिकार के यानी अधिकार को निर्धारित करता है। उसके बाद में हमारे पास में शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार है वो 23-24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, विरुद्ध अधिकार जो हमारे पास में मूल अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से लेकर 24। किसी भी तरह का शोषण है तो हम इन आर्टिकल के तहत जो है हम अपनी बात जो है न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार वो है 25 से 28, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि भारत के नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को निर्धारित करता है। और उसके बाद में हम कहेंगे कि सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, ठीक है, शैक्षिक अधिकार ये है 29 से लेकर 30। तो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को निरूपित करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन का आर्टिकल 16 जो है यानी कि 4 के तहत यानी कि आरक्षण को क्या नहीं माना जाता है, आरक्षण को संविधान में जो है यानी कि हम कहेंगे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की थी। तो वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व की भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई। तो देखो इसका सही आंसर है यानी कि हम कहेंगे कि मार्च 1891 में। तो मार्च 1891 इज अ राइट आंसर। पहली जो है दुनिया की यानी कि हम कहेंगे वर्ल्ड की वेटलिफ्टिंग जो है यानी कि फेडरेशन के द्वारा जो है यानी कि वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है मार्च 1891 में आयोजित की गई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के भू आकृतिक विभाजन के तहत समूहीकृत नहीं किया जा सकता है। किसको समूहीकृत नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी ग्रुप्ड अंडर द जियोमॉर्फिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडियन डेजर्ट्स को, हिमालय को, द्वीप को और अल्पेशियन पर्वत को। देखो अल्पेशियन पर्वत को भारत में क्यों ही करेंगे, ये भारत की आकृति नहीं है, भारत की भू आकृति नहीं है। तो इसके लिए जो है यानी कि ये तो पूर्वी
और जो है उत्तरी अमेरिका की जो है यानी कि हम कहेंगे कि ये भू आकृति अल्पेशियन पर्वत पूर्वी उत्तरी अमेरिका में है। तो बी राइट जो है राइट आंसर। ये तो भारत की भू आकृति है ही नहीं, ये कहाँ है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पूर्वी उत्तरी अमेरिका में ये पर्वतमाला है, ठीक है। तो बेसिकली पूर्वी उत्तरी अमेरिका जो है यानी कि उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में जो पूर्वी पार्ट है, तो पूर्व में जो है यानी कि अल्पेशियन पर्वत है, तो नॉर्थ अमेरिका में पूर्व में अल्पेशियन पर्वत है। तो ऑब्वियसली ये हमारे जो है यानी कि भू आकृति में तो कहीं शामिल होगा ही नहीं, ये आपको भी पता है, भारत में इसका क्या लेना देना। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य पुरुष हॉकी कप की मेजबानी करेगा? तो हम कहेंगे कि ओडिशा जो है यानी कि उड़ीसा वो है यानी कि पुरुष हॉकी जो है यानी कि हम कहेंगे विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ओडिशा जो है पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 2023 में करेगा। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था? आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, मोतीलाल नेहरू और गोविंद रानाडे। तो आप देखो प्रार्थना सभा से कौन जो है यानी कि संबंधित नहीं है। देखो महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में होती है। तो प्रार्थना सभा की सभा यानी कि स्थापना कब होती है? 1867 में होती है। और किसके द्वारा की गई? महाराष्ट्र में होती है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा यानी कि आत्मसभा की स्थापना की गई। इसके जो है अन्य सदस्य आरजी भंडारकर भी थे, गोविंद रानाडे भी थे। और गोविंद रानाडे जो है यानी कि हम कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के यानी कि क्या होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु होते हैं, गोखले के राजनीतिक गुरु होते हैं, ठीक है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले जो है यानी कि किसके राजनीतिक गुरु होते हैं? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं, गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, मोतीलाल नेहरू का कोई लेना देना नहीं था प्रार्थना समाज से, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए की गई? देखो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जमींदारों के लिए की गई। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई। लैंड होल्डर सोसाइटी, इनकी स्थापना यानी कि हम कहेंगे 1838 में होती है। 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा यानी कि इसकी स्थापना होती है। और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा जब इसकी स्थापना होती है तो आप देखिए कि ये भारत की प्रथम राजनीतिक यानी कि संस्था का, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था का दर्जा इसको है। तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी ये, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था, ठीक है। ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, ठीक है। और दूसरा कि इसकी स्थापना कहाँ होती है? स्थान इसका होता है कलकत्ता में। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, जो कि जमींदार वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए। इस यानी कि सोसाइटी के मुख्य पर्पज या मुख्य लक्ष्य क्या होता है? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, जमींदारों के हितों की रक्षा करना, ये जो है इस सोसाइटी का मेन काम होता है। तो आंसर क्या होगा? जमींदारों की हितों की रक्षा करना, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? क्लासों में मैं आपको बताता हूँ, बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा जो है यानी कि हम कहेंगे हुमायूं, और ये सबसे बड़ा जो है यानी कि बाबर का बेटा था। हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, ये सब के सब बाबर के जो है पुत्र होते हैं। और सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं होता है। बाबर की मृत्यु के बाद में यानी कि हुमायूं 1530 में जो है भारत का शासक बनता है। बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं कितने 1530 में भारत का शासक बनता है। 1530 में शासक बनता है ये, ठीक है, हुमायूं, ठीक है। और ये जो है बाबर का सबसे बड़ा बेटा होता है, ठीक है। और बाकी ये तीनों जो है बाबर के भाई होते हैं। तो तीनों कौन होते हैं? बाबर के, सॉरी हुमायूं के, हुमायूं के क्या होते हैं? भाई होते हैं। तो हुमायूं के जो है यानी कि हम कहेंगे कि भाई होते हैं, ये तीनों के तीनों
हुमायूं के भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है, जो लिख या पढ़ सकता है, साक्षर माना जाता है। 12, 6, 7 और 10। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष है या उससे अधिक है, जो लिख या पढ़ सकता है, साक्षर माना जाता है। तो वो यानी कि हम कहेंगे उसका जो है आंसर क्या होगा, यानी कि इसका आंसर हम कहेंगे कि सी, यानी कि 7 वर्ष। तो 7 जो है यानी कि हम कहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जिसकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है और जो लिख या पढ़ सकता है या साक्षर माना जाता है, इसका राइट आंसर है 7, 7। ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध है? कुमुदिनी लाखिया के बारे में मैंने आपको यानी कई बार क्लासों में बताया। कुमुदिनी लाखिया जो है किस जो है यानी कि हम कहेंगे कि यानी कि डांस की जो है क्या है, नृत्यांगना है। तो ऑब्वियसली कथक, और कथक जो है उत्तर भारत का यानी कि एकमात्र जो है यानी हम कहेंगे कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्र नृत्य है, एकमात्र शास्त्र नृत्य। ठीक है। और उत्तर भारत में भी ये नृत्य जो है यानी कि राजस्थान और जो है यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख है। तो कथक प्रमुख रूप से राजस्थान में किया जाता है और जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो है यानी कि कथक जो है नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 10वें। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि डैश का निर्माण करती है। यानी कि मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि डैश का निर्माण करती है। लिफ्ट प्रणाली का, बारबंदी का, कमान क्षेत्र का या प्रवाह प्रणाली का। तो जो है यानी कि हम कहेंगे कि कमान क्षेत्र का, यानी कि ये हम कहेंगे कि निर्माण करती है। कौन से क्षेत्र का? कमान क्षेत्र का। तो सी, कमान एरिया इज द राइट आंसर। तो कमान क्षेत्र का निर्माण करती है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? देखो, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गांव, कृष्णा नगर जो है यानी कि कृष्णा नगर जो जिला है, सॉरी कृष्णा नगर जिले में यानी कि हम कहेंगे कि कुचिपुड़ी नामक गांव है। ठीक है। तो इसी कुचिपुड़ी नामक गांव से यानी कि नामक गांव से इसकी जो है गांव से इस नृत्य की उत्पत्ति, इस नृत्य की उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश का कृष्णा नगर डिस्ट्रिक्ट है। कृष्णा नगर डिस्ट्रिक्ट में एक कुचिपुड़ी गांव है। कुचिपुड़ी गांव में ब्राह्मणों के द्वारा, मतलब इस गांव के ब्राह्मणों के द्वारा पारंपरिक रूप से, तो पारंपरिक रूप से ये नृत्य किया जाता था। ठीक है। और ये नृत्य जो है पारंपरिक रूप से कुचिपुड़ी गांव के ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे इस ये नृत्य और जो है वैभवशाली हो गया और समृद्धिशाली हो गया। समय रहते इस नृत्य में कुछ चीज़ें और भी जो है यानी कि जुड़ जाती है और आज ये नृत्य बहुत ही भव्य नृत्य है। तो कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन आप जानते हो कि गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। भैया फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है यानी कि शासक बनता है। और फिरोज शाह तुगलक कौन होता है? एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा होता है। ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा होता है। ये पहला शासक होता है फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। किस पर लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये पहला शासक होता है। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर यही लगाता है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक जो है यानी कि हम कहेंगे कि ये जो है सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसको सल्तनत काल का क्या कहा जाता है? काल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर कहा जाता है। ठीक है। सल्तनत काल का अकबर इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है यानी कि प्रशासनिक जो सुधार किए और इसने जो है यानी कि प्रशासनिक जो कार्य किए, इस कार्य को देखते हुए इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, एमबीटी के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक बड़ा ही फेमस, जिसने भारत में कई शहरों का निर्माण किया है, जिसे यानी कि हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, इन सारे जो है शहरों का निर्माण कौन करता है?
यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने खम्स, खराज, जकात और जजिया जैसे कर को जो है सिर्फ यानी कि लागू किया, बाकी इस्लामिक कर जितने भी गैर इस्लामिक कर थे उन सब को खत्म कर दिया। सिर्फ 4 ही करों को जो है यानी कि अपने साम्राज्य में लागू किया, खम्स, जकात, खराज और जो है जजिया, ये 4 कर को लागू करता है, बाकी सभी गैर इस्लामिक करों को समाप्त करता है। इसने नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है, और हम कहेंगे सिंचाई पर कर लगाने वाला प्रथम यानी कि सुल्तान होता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो सिंचाई पर कर लगाता है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो कि सिंचाई पर कर लगाता है, ठीक है, तो सिंचाई पर कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान, ठीक है, प्रथम सुल्तान, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कर का भुगतान करने का दायित्व वास्तविक भार 2 अलग अलग व्यक्तियों पर होता है? तो निम्नलिखित में किस कर का भुगतान करने का दायित्व और वास्तविक भार 2 अलग अलग व्यक्तियों पर होता है? अरे सबको पता है, तो ये तो जो है यानी कि हम कहेंगे कि हम सभी को पता है, और वो कौन सा है, यानी कि हम कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि GST, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो है राइट आंसर 13 का ए, वस्तु एवं सेवा कर, और ये आप सब जानते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है यानी कि BCHO। CHO जो है यानी कि एल्डिहाइड समूह का रासायनिक जो है यानी कि सूत्र है, तो CHO इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के समूह की पहचान करें। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ए ऑप्शन है हमारे पास में। बी ऑप्शन में हमारे पास में क्या है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में हमारे पास में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा। तो थोड़ी बहुत भी अगर आप जानते हो तो ऑब्वियसली जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। पहली बात तो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं, ठीक है। दूसरा, ये कोट जो है यानी कि राइट है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम और उड़ीसा, ये जूट उत्पादक राज्यों के समूह है, और जो है भारत में पश्चिम बंगाल में खूब जूट का जो है उत्पादन होता है, और जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था? वो कौन सा वैज्ञानिक है? तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा यानी कि हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो है 16 का ए, और ए आंसर यानी कि F वॉलर नामक जो वैज्ञानिक होते हैं, इन्होंने जो है अकार्बनिक यौगिक से अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया, तो आपका आंसर होगा F वॉलर, राइट। अब हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? तो आंद्रे अगासी की आत्मकथा कौन सी है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी और उसकी आत्मकथा कौन सी है? तो हम कहेंगे उसकी आत्मकथा जो है यानी कि हम कहेंगे बिकमिंग। तो बिकमिंग और जो है यानी कि ये कौन सी उसकी आत्मकथा है? तो बेसिकली बिकमिंग है, टू मेनी रीजंस टू लिव है, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी है, या मी है। ये 4 ऑप्शन है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो देखो बिकमिंग जो है यानी कि मेरे हिसाब से यानी कि मिशेल ओबामा की है, तो है मिशेल ओबामा की जो है यानी कि बिकमिंग है, ठीक है। तो मिशेल ओबामा की बिकमिंग, मिशेल ओबामा, ये उनकी आत्मकथा है, मिशेल ओबामा, ठीक है। और इनकी जो है वो ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, तो राइट आंसर जो है आंद्रे अगासी की जो है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। तो बेसिकली ये इनकी जो है यानी कि हम कहेंगे आत्मकथा है, तो ये याद रखना, और बिकमिंग का भी ध्यान रखना, मिशेल ओबामा है। इनटू रीजन टू लिव जो है बेंजामिन यानी कि सेंडर की है, बेंजामिन सेंडर की जो है यानी कि ये आत्मकथा है, बेंजामिन सेंडर, इसके राइटर है बेंजामिन सेंडर, बेंजामिन सेंडर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय यूनानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक मिनांडर था। मिनांडर की पहचान प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में वर्णित राजा मिलिंद के साथ की गई है।
मिलिंद पन्नों में दार्शनिक प्रश्न जो मिलिंद ने आम्रपाली से पूछे थे, उत्तरों से प्रभावित होकर राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना धर्म मान लिया। ये देखो, यानी कि भारतीय यूनानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला क्या है, सबसे प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक मिनांडर था। मिनांडर की पहचान प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में वर्णित राजा मिलिंद के साथ की गई है। मिलिंद पन्नों में दार्शनिक प्रश्न जो मिलिंद ने आम्रपाली से पूछे थे, उत्तरों से प्रभावित होकर राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना धर्म मान लिया। तो ये जो है यानी कि हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें आंसर है जो है यानी कि हम कहेंगे कि बी आंसर इज अ राइट आंसर। 1 2 सी 1 2 4। तो 1 नंबर बिल्कुल प्रसिद्ध शासक है। मिलिंद पन्नों में वर्णित राजा यानी कि मिनांडर की पहचान प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नह में वर्णित राजा मिलिंद के साथ की गई, बिल्कुल सही है। 1 2। फिर हम कहेंगे 3, मिलिंद पन्नों में दार्शनिक प्रश्न जो मिलिंद ने आम्रपाली से पूछे थे, नहीं आम्रपाली से नहीं पूछे थे, ये नागार्जुन से पूछे थे। तो नागार्जुन जो यानी कि हम कहेंगे कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु होता है, तो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन से पूछे थे, नागार्जुन से, ठीक है। तो इससे पूछे थे, ना कि आम्रपाली से। और इस उत्तरों से प्रभावित होकर इसने सच में बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया था। तो राइट आंसर इज 1 2 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चाप चार कूट त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है, कहां से मनाया जाता है, कहां और किस जो है जगह पर जो है चाप चार कूट त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ए, मिजोरम में जो है मनाया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है, यानी कि निषेध करता है बलात् श्रम को। तो हम कहेंगे आर्टिकल 23 जो है यानी कि वो बलात् श्रम को क्या करता है, निषेध करता है। तो डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल जो है डी यानी कि हम कहेंगे ये बलात् श्रम को निषेध करता है। और देखो आर्टिकल 21 जो है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है। तो ये क्या है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 आप सब जानते हो, अपराधों के लिए दोषसिद्ध में संबंध में संरक्षण, ठीक है। और आर्टिकल 23 मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 आप जानते हो, आर्टिकल 23 मैंने आपको बता दिया है कि ये बलात् श्रम को क्या करता है, निषेध घोषित करता है, ठीक है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास जो है यानी कि तानसेन के क्या थे, गुरु थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 300A में दे दिया गया है। तो अनुच्छेद 300A के अंदर इसको जो है यानी कि मूल अधिकारों से हटाकर इसको जो है एक यानी कि लीगल जो है अधिकार बना दिया गया। तो मूल अधिकारों में पहले 7 अधिकार थे, अब कितने रह गए, 6 अधिकार रह गए। संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया। तो ये हम कहेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन 22 में ए नंबर का जो है ऑप्शन राइट है। अब हम 23 में बात करते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने जीवित रूपों की इकोनॉमी का वर्णन करने के लिए इकोलॉजी शब्द किस वर्ष में पेश किया था। तो इकोलॉजी का जो इकोलॉजी शब्द है वो अर्नेस्ट हैकल ने किस वर्ष जो है यानी कि इस शब्द का प्रयोग किया था। तो इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो 1866 में किया जाता है। सी 1866 में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक है जो किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है, तो वो हम कहेंगे कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये जो है किरण देसाई की बहुत ही प्रसिद्ध जो है किताब है, जो कि बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो आप ये ध्यान रखोगे, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो है यानी कि सुमेलित नहीं है। रेजिडेंस, ओम्स और कैपेसिटर डिन, संधारित्र डाइन और कंडक्टिविटी हम कहेंगे कि सीमेंस
और वोल्टेज को जो है वोल्ट के साथ में, तो कौन सा जो है यानी कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे कि जो डी है वो जो है सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर इज अ डी, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनजातियों के बीच अंतःक्रियता को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन हेतु हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत की थी? तो हॉर्नबिल जो है महोत्सव किस जो है राज्य का है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26वें का सी, नागालैंड, वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल जो है यानी कि उत्सव, कई बार क्लासों में भी मैं आपको बता चुका हूं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वो कब शुरू होता है, वो हम कहेंगे कि 2008 में जो है MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो 2008 में MSME मंत्रालय के द्वारा ये जो है यानी कि शुरुआत किया जाता है, मंत्रालय के द्वारा। तो किसकी योजना है? MSME मंत्रालय की योजना है। इसी यानी कि मंत्रालय के द्वारा 2008 में जो है यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। मेघालय में 400 mm से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तमिलनाडु तट जैसे कुछ हिस्से में अधिकांश वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। उत्तरी मैदानी भागों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो हमको जो है गलत कथन का इसमें से चयन करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका गलत कथन है जो है यानी कि वो है 28 नंबर के क्वेश्चन का हमारा गलत क्वेश्चन, गलत जो है यानी कि चयन क्या है कि उत्तरी मैदानी भागों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती, नहीं, पूर्व से और पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि नहीं होती, पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा में वृद्धि होती है। अगर ऐसा होता तो फिर राजस्थान में ज्यादा बारिश होती, तो पूर्व से पश्चिम वर्षा में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से, अचार ज्यादा दिन तक क्यों टिका रहता है? अचार में जलांश अचार को खराब होने से बचाती है। अचार को निर्वात में तैयार किया जाता है ताकि उसमें हानिकारक जीवाणु न पनप सके। अचार में फायदेमंद जीवाणु ही पनप सकते हैं। और अचार में नमक की मात्रा अधिक होने पर जीवाणु और कवक कोशिकाएं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि 29 इज अ डी राइट। तो 29 का डी इज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अचार में नमक की मात्रा अधिक होने पर जीवाणु और कवक कोशिका प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, बिल्कुल सही है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? तो अटल मिशन योजना के तहत हम कहेंगे कि बेसिकली 500 शहर शामिल है, जो कि 25 जून 2015 को ये अटल यानी कि मिशन योजना चालू होती है। योजना चालू होती है 25 जून 2015 को चालू होती है। इसमें 500 शहर शामिल है, ये आप जो है ध्यान रखना। और ये जो है तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, तो आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, द्वारा जो है ये संचालित है। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये जो संचालित है 25 जून 2015 को ये योजना लागू होती है। इसमें 500 शहर शामिल है। ठीक है, देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक, और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक जो है यानी कि है। तो इसको जो है यानी कि हमको जो है क्या करना है, इसको जो है मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम कहेंगे डी ऑप्शन जो हमारा मिस्टेक से डी ऑप्शन नहीं छपा है। ठीक है, सी, चलो कोई नहीं, ए बी सी, हाँ डी है। ठीक है, तो हमको इसको मिलान करना है। देखो हमारे पास में 3 ऑप्शन है और तीन ही हमारे पास में क्या है, सूची 1 में 3 चीजें हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना, और लिस्ट दे रखी है 1 2 3। इनमें से क्या जो है सही है वो हमको
मैच करना है, तो इसको मिलान करना है। ठीक है, इन दोनों को यानी कि कौन कौन सी योजना कब कब चालू की गई और उसका समय जो है कौन कौन सा है, उसके अनुसार हमको जो है यानी कि सही ऑप्शन या मिलान करके करना है। तो इसका जो है यानी कि सही आंसर आप सभी दे सकते हो, क्योंकि यानी इसका सही आंसर है डी, आंसर इज सही आंसर। देखो जो यानी कि एक का दूसरा क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चलती है, ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, फिर हम कहेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना चलती है 1974 से लेकर 1979 तक चलती है, और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना चलती है वो चलती है 1992 से लेकर 1997। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था नहीं ऐसा। ठीक है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया, तो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया, तो आप बताओ, देखिए कौन सा रुझान पाया गया। तो 32वें का जो है यानी कि सही आंसर है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पाया गया, यानी कि बढ़ते क्रम में पाया गया। तो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ते क्रम में पाई गई। ठीक है, विष्णु राभा पुरस्कार 2019 प्रख्यात देश नृत्य प्रतिपादक कुमारी लतोंजम एप्पीसोक देवी को प्रदान किया गया। तो कुमारी लेंतोंजम एम्बिसोक देवी को प्रदान किया गया। तो बेसिकली ये कहाँ की है, मणिपुर की है, ओडिशा की है, कथकली की है या कुचिपुड़ी की है। तो ये जो है यानी कि मणिपुरी की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो ये ध्यान रखना, ए इज द राइट आंसर, मणिपुरी की प्रसिद्ध नृत्यांगना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 of the Constitution of India, who among the following will not be answerable to any court for the exercise of the power and performance of the duties of his office? भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? तो ये जो है यानी कि हम कहेंगे ये है यानी कि डी, गवर्नर, राज्यपाल। आर्टिकल 36 यानी कि ये राज्यपाल के लिए है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार यानी कि अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा, आर्टिकल 361। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये शर्त निर्धारित करता है विधानमंडल के किसी भी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये शर्त निर्धारित करता है विधानमंडल के किसी भी है कि राष्ट्रपति एक बार चुने जाने के बाद संसद या राज्य सदन का सदस्य नहीं होगा? Which articles of the Indian Constitution lays down the condition that the president once elected shall not be a member of parliament और ऑफ एनी स्टेट हाउस? तो प्रेसिडेंट जो है कभी भी जो है यानी कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो बेसिकली हम कहेंगे आर्टिकल 79 कहता है, आर्टिकल 59 कहता है, आर्टिकल 80 कहता है या आर्टिकल 62 कहता है। तो आप जानते हो इसका यानी कि बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 59 कहता है इस बात के लिए, अनुच्छेद 59 कहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। 1950 के दशक के मध्य में सर्वप्रथम बार किसने राइबोसोम के मध्य में सर्वप्रथम का अवलोकन किया और उन्हें कोशिका द्रव्य में छोटे कणों के रूप में वर्णित किया जो अधिमान्य रूप से अंतर्द्रव्य जलिका झिल्ली से जुड़े थे? तो वो कौन व्यक्ति होता है? तो इसमें कार्ल जीस, अर्नस्ट अब्बे, अल्बर्ट कोलिकर, जॉर्ज ई पलाडी। तो बेसिकली इसका राइट आंसर है यानी कि हम कहेंगे कि राइट आंसर इज यानी कि डी इज राइट आंसर। तो डी को जो है यानी कि हम राइट आंसर कहेंगे, जॉर्ज ई पलाडी। और राइबोसोम को जो है यानी कि आप जानते हो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। मुझे ऐसे ही राइबोसोम को देखते हुए याद आ गया, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, आओ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में निम्नलिखित में किस खनिज की कमी है? तो काली मिट्टी में कौन सी जो है खनिज की कमी होती है? आपको सब पता है, बी
फास्फोरस की जो है कमी होती है काली मिट्टी में, तो बी इज द राइट आंसर। पोटास ठीक होता है, चुना भी होता है, तो फास्फोरस की कमी जो है काली मिट्टी में, दक्कन के पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की? गुरु बिपिन सिंह, गुरु अम्बी, फांजोम इबोटन सिंह और राजकुमार सिंह जीत सिंह। तो बेसिकली हमने इसके बारे में खूब बात की है, गुरु बिपिन सिंह और इनको 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो गुरु बिपिन सिंह इज द राइट आंसर। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड वो कहाँ मिला हुआ है इनको? 1966 में मिला हुआ है। वेरी सॉरी, 1966 में मिला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किंग इन काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? बिल्कुल कलकत्ता में की, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो बेसिकली हम कहेंगे 39 का बी इज द राइट आंसर। वर्तमान में पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की आयु जो है यानी कि हम कहेंगे वर्तमान में कितनी मानी जाती है? तो बेसिकली हम कहेंगे 4.5 बिलियन ईयर, यानी कि 4.5 अरब वर्ष की मानी जाती है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है? तो आप जानते हो 41 का जो है यानी कि डी इज द राइट आंसर। अनुसूची 10 के तहत, ठीक है, तो अनुसूची 10 के तहत किसी भी विधायक को अगर वो दल बदल करता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुसूची यानी कि 10 डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्य का सही संयोजन का चयन कीजिए। ठीक है, कि कामाख्या टेम्पल असम, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, जगन्नाथ मंदिर पश्चिम बंगाल और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। देखो कामाख्या मंदिर ए इज द राइट आंसर, असम। बिल्कुल ये सही मैच यही है, बाकी नहीं है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, महाराष्ट्र नहीं होकर क्या होगा? गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक है, तो बेसिकली ये कोई भी सही नहीं है, सिर्फ कामाख्या मंदिर असम में है, ये सही आंसर है। 43 नंबर का देखते हैं, उस वर्ण की पहचान कीजिए जो रक्त को उसका रंग देता है। हीमोग्लोबिन, सब जानते हो, रक्त को जो है यानी कि रंग कौन देता है? हीमोग्लोबिन देता है, ये सभी हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सरोद को बजाने के लिए जाने जाते हैं, सारंगी को बजाने के लिए जाने जाते हैं, घटम को बजाने के लिए जाने जाते हैं, या वीणा को बजाने के लिए जाने जाते हैं? बिल्कुल आपको ध्यान है, ये सारंगी को बजाने के लिए जाने जाते हैं। बी इज द राइट आंसर। पंडित राम नारायण जो है यानी कि प्रसिद्ध जो है सारंगी वादक है, तो ये आप ध्यान रखना, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इनको पद्म विभूषण जो है 2005 में मिलता है, तो पद्म विभूषण भी जो है इनको मिलता है, पद्म विभूषण 2005 में मिलता है। ठीक है, तो पद्म विभूषण इनको 2005 में मिलता है, और पद्म भूषण इनको यानी कि पद्म भूषण मिलता है इनको 1991 में। ठीक है, ये इनको अवार्ड में मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फुटबॉल में जब किसी खिलाड़ी ने फाउल किया होता है तब विपक्षी खिलाड़ी को एक किक पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाती है। उस किक को कहते हैं फ्री किक, वाइड किक, बाईसाइकिल किक और गोल किक। तो इस किक को क्या कहते हैं भाई? उस किक को कहते हैं फ्री किक कहते हैं। बिल्कुल इज अ फ्री किक इज अ राइट आंसर। ठीक है, 45 में 45वां का हमारा जो ऑप्शन होगा ए इज अ फ्री किक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में समांगी मिश्रण है? तो कौन सा जो है यानी कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में समांगी मिश्रण है? देखो, कोलाइड, निलंबन, दूध, टूथपेस्ट, लवणीय जल और पीतल। विलियन लवणीय जल पीतल, विलियन कोलाइड दूध,
टूथपेस्ट, लवणीय जल, पीतल, कोलाइड, निलंबन, दूध, टूथपेस्ट। तो इसमें हम कहेंगे जो राइट आंसर है यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो विलियन, लवणीय जल और पीतल, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है। सब जानते हैं एक ओवर में 6 गेंद होती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक एरियल एमीन है जिसमें बेंजीन हाइड्रोजन में से किसी एक के स्थान पर एक अमीनो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित हो जाता है। तो बेसिकली इस 48 का जो है राइट आंसर इज डी, और डी इज हम कहेंगे एनिलीन। तो एनिलीन इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं 49। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है मार्च 1956 में समाप्त होती है। सो मार्च 1956 इज द राइट आंसर, यानी कि ये पंचवर्षीय योजना समाप्त होने का टाइम है। 50वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष को यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि हम कहेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष घोषित किया गया, यानी कि माइक्रो फाइनेंस के रूप में इसको जो है घोषित किया गया। तो आप या माइक्रो क्रेडिट के रूप में घोषित किया। तो राइट आंसर इस बी 2005 को जो है घोषित किया गया। तो ये 50 क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो है इस सीरीज में बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है यानी कि इस आधार पर अपनी तैयारी करोगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करोगे, और जो है यानी कि अपनी तैयारी को और ज़्यादा बल दोगे, ताकि इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में आपको यानी कि ये सोचना है और आपको ये जो है यानी कि अपने आप का एनालिसिस करना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है यानी कि इस पेपर को देखने के बाद में अपने आप का रिव्यू ज़रूर करोगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू।